हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड की क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक आवर पास्ट आवर हेरिटेज का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 नेशनलिस्ट आइडियल्स एंड देयर इवोल्यूशन। चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था नेशनलिज्म के बारे में, कैसे इंडिया में नेशनलिज्म शुरू हुई। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेशनलिस्ट आइडियल्स और उसके इवोल्यूशन के बारे में, यानी कि आगे चलकर नेशनलिस्ट आइडियल्स किस तरह से इवॉल्व हुई, चेंज होते गई और अपने आप को वो चेंज करती गई टाइम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रीडम मूवमेंट एंड एंटी कॉलोनियल एजिटेशन रीच्ड अ न्यू फेज फ्रॉम 1919 onwards. During this time, the movements organized by the Congress under the leadership of Mohandas Karamchand Gandhi began to take the shape of mass movements. Parallelly, peasant and labor movements were going strong. The leftist political workers and organizations too participated in the anti-colonial struggle. From 1919, Gandhi became the main leader of anti-British movements. Alongside anti-colonial agitations, two world wars took place in the first half of the 20th century. Mahatma Gandhi came back to India during the First World War 1914 to 1919. The First World War had influenced India's society, polity and economy. 1919 के बाद से ही फ्रीडम मूवमेंट जो इंडिया में चल रही थी, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो एक अलग ही फेज में चलना शुरू हो जाती है। 1919 के टाइम से ये जो फ्रीडम मूवमेंट थी, जो महात्मा गांधी के लीडरशिप में जो चलाई जा रही थी कांग्रेस सरकार के द्वारा, वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ ले लेती है। मतलब बहुत सारे लोग अब इस मूवमेंट के साथ जुड़ जाते हैं। किसान और जो लेबर थे वो लोग भी इसके साथ जुड़ जाते हैं और इसकी वजह से ये मूवमेंट स्ट्रांग हो जाती है। जो लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स थे, जो कि चेंजेस चाहते थे, वो लोग भी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं। और 1919 से हम ये देखते हैं कि महात्मा गांधी एंटी ब्रिटिश मूवमेंट के मेन लीडर बन जाते हैं। 20th सेंचुरी की शुरुआत में हमने देखा था कि 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, और जिस टाइम में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स भी चलाए जा रहे थे। महात्मा गांधी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भारत में आते हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इंडिया के सोसाइटी, उसकी पॉलिटिक्स और उसकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, प्रभावित किया था। सोसाइटी यानी जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, पॉलिटी यानी देश को चलाने वाले लोग, और इकोनॉमी यानी आर्थिक स्थिति, ये सभी चीज़ इंडिया की अफेक्ट हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। Mahatma Gandhi, non-violent satyagraha and the idea of Swaraj. New ideas and planning were seen in Gandhi's organization of movements. Certain idealistic thoughts featured in the Gandhian movement. Before giving leadership to the Indian movement, Gandhi had organized a movement against racism in South Africa. From this, the Gandhian idea of Satyagraha was created. The movement had made Gandhi famous. जब गांधी जी के द्वारा ऑर्गेनाइजेशंस चलाए गए थे, मूवमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसमें हमने एक नए तरह के आइडियाज़ और नई तरह की प्लानिंग को देखा। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ने से पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका के रेसिज्म के अगेंस्ट हो रहे एक मूवमेंट में हिस्सा लिए थे। रेसिज्म यानी जाति भेद का या नस्लवाद को लेकर साउथ अफ्रीका में एक मूवमेंट चल रही थी, जिसमें कि गांधी जी ने हिस्सा लिया था, और वहीं इन्होंने सत्याग्रह को डेवलप किया, क्रिएट किया, जिसकी वजह से गांधी जी बहुत ज़्यादा फेमस हुए आगे चलकर। मोस्ट पॉलिटिकल लीडर्स रिप्रेजेंटेड अ पर्टिकुलर रीजन, बट बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीकन, गांधी assumed no regional image. Gandhi's satyagraha and non-violence are related to one another. They are together called non-violent
Satyagraha. Gandhi believed searching for truth is the chief aim of human life. He thus believed that an interest in truth should also be the aim of political movements. Gandhi was critical of violent political protests. Gandhi opted for mass movements. He believed mass participation would ensure the success of non-violent satyagraha. The ideal of non-violence could not be maintained as a whole in Gandhian movements. Worried about the violence creeping in, Gandhi set an example by halting the movement. ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स कुछ एक रीजन को बिलोंग करते थे, लेकिन गांधी जी साउथ अफ्रीका के एक स्ट्रगल में हिस्सा लेकर आए थे। रेसिज्म को लेकर जो एक मूवमेंट साउथ अफ्रीका में चल रही थी, उसमें गांधी जी ने पहले पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद वो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में आए थे हिस्सा लेने। इसीलिए गांधी जी किसी भी रीजन को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। गांधी जी के सत्याग्रह और नॉन वायलेंस दोनों ही एक दूसरे से मिलते जुलते थे और इन दोनों को मिलाकर नॉन वायलेंट सत्याग्रह कहा जाता था। गांधी जी का ये मानना था कि ह्यूमन लाइफ का मेन एम होना चाहिए है सच की खोज, सर्चिंग फॉर ट्रूथ। इसीलिए गांधी जी का ये मानना था कि पॉलिटिकल मूवमेंट्स का भी एक मकसद सच की खोज करने का होना चाहिए है। मतलब पॉलिटिकल मूवमेंट्स का ये इंटरेस्ट होना चाहिए है कि वो सच को खोजे। गांधी जी को वायलेंट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं पसंद थे। वायलेंट यानी जिसमें कि खून खराबा हो, मारपीट हो। वो शांति को अपना पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करने का मीडियम बनाते हैं और उनका विश्वास था सत्याग्रह और नॉन वायलेंस जैसे आइडियोलॉजीज के ऊपर। एक बार ऐसा हुआ कि उनके एक नॉन वायलेंस मूवमेंट के अंदर थोड़ा सा वायलेंस आना शुरू हो गई थी, जिसे कि गांधी जी ने बंद कर दिया था। मतलब उस मूवमेंट को ही उन्होंने रोक दिया था क्योंकि उसके अंदर वायलेंस उन्हें दिखने शुरू हो गए थे। Many people did not support Gandhi's views criticizing modern machine-based civilization and westernization. It may be noted that Gandhi himself used newspaper to propagate his opinion. Yet newspapers are an example of machine-based civilization to travel from one place to another. Gandhi also took the advantage of railways. गांधी जी मॉडर्न मशीन बेस्ड सिविलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते थे, वो उसको क्रिटिसाइज करते थे। बहुत से लोग गांधी जी का सपोर्ट इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि गांधी जी मॉडर्न मशीन बेस्ड सिविलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन को क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन ये देखने वाली चीज़ है कि गांधी जी खुद न्यूज़पेपर यूज़ करते थे जो कि मशीन से ही बनाई जाती थी और वो रेलवे में ट्रैवल करते थे, जिसे कि अंग्रेज़ों ने ही शुरू किया था। While pursuing various agenda, Gandhi also gave a particular image to his personality. He started speaking in simple language and wearing a dhoti that ended above his knees. He started using various folk symbols related to villages. Thus, Gandhi became one very own of the numerous common people of the country. But there was also danger of using popular folk motifs. Tulsidas' Ramayana, Ram's kingdom, etc. in reality were symbols and conception accepted among North and Central Indian Hindus. These motifs held no significance to other religious communities. Mass acceptance was in fact reduced to a certain extent because of Gandhi's use of Hindu religious symbols. इन बहुत सारे एजेंडा को चलाते वक्त गांधी जी ने अपनी पर्सनल इमेज को कुछ इस तरह से बना लिया था कि अब सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करते थे और एक धोती पहनते थे जो कि उनके घुटने के ऊपर तक रहती थी, और वो बहुत सारे जो अलग अलग गाँव के फोक के जो सिंबल्स होते थे उनका यूज़ करते थे अपने इन एजेंडाज में।
इस तरह से गांधी जी अपने अपने पर्सनल इमेज को उन्होंने बना लिया था जैसे कि वो हम में से ही एक हो। लेकिन यहाँ गांधी जी जो फोक मोटिव्स और जो सिंबल्स का यूज़ कर रहे थे उसका खतरा ये था कि अब वहाँ धीरे धीरे जो बहुत सारे जो लोग उनके एजेंडा के साथ जुड़ रहे थे वो लोग उससे जुड़ना थोड़ा कम कर दिए, उनकी संख्या थोड़ी कम हो गई। 3 regional movements under Gandhi's leadership. Gandhi returned from South Africa in 1915. In the next 3 years, he became involved in 3 movements. In the past, the Congress would opt for an all-India program. The programs were then executed according to the regions they took place in. On the other hand, Gandhi took up 3 local issues and started regional movements with them. In Bihar's Champaran, discontent had been brewing for some time among the indigo farmers against indigo cultivation. A few local merchants and teachers gave leadership to the peasants. 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे और अगले 3 सालों में उन्होंने 3 मूवमेंट्स किए। कांग्रेस ये चाहती थी कि वो पूरे इंडिया के साथ मिलकर एक मूवमेंट में हिस्सा ले या एक मूवमेंट करे। गांधी जी ने 3 लोकल इश्यूज को लेकर रीजनल मूवमेंट्स किए थे। बिहार की चंपारण में इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के अंदर गुस्सा था इन अंग्रेज़ों के कुछ नियम कानून के वजह से। वहाँ कुछ मर्चेंट्स यानी व्यापारी और कुछ टीचर्स ने इन किसानों को लीडरशिप दी यानी उनके नेता बने। Thus, Gandhi had a limited role in the Champaran agitation, but to the local peasants, he was the Ram of Ramayana. They believed that Gandhi's presence would protect them from all exploiters. However, Champaran movement did not confine itself to non-violent satyagraha. Gandhian satyagraha started in Khera district of Gujarat. The peasants united with a demand to lower taxes. However, a minimum reduction was made in revenue. The movement in Khera was not very successful. Gandhi then intervened in the conflict between laborers and mill owners at Ahmedabad. Gandhi started fasting with the demand for increased pay of laborers. Finally, a minor pay hike was granted. The entire demand was not conceded. Thus, in the beginning of 1919, Gandhi's role in national politics was not clearly visible. However, Gandhi planned an all-India movement against the Rowlatt Act. तो चंपारण का जो एजुकेशन हुआ था, चंपारण में जो मूवमेंट चलाई गई थी उसमें तो उन किसानों का लीडर कुछ टीचर्स और व्यापारी लोग बन गए थे। तो उसमें गांधी जी का रोल बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी वो किसानों के लिए रामायण के राम से कम नहीं थे। और उन किसानों का यही सोचना था कि गांधी जी जब तक रहेंगे तो उन किसानों को इन एक्सप्लॉइटर्स से, जो अंग्रेज़ों के जो लोग इन्हें परेशान करते थे, उनसे वो लोग बचे रह पाएंगे अगर गांधी जी के अंडर में वो लोग रहेंगे। तो ऐसा वो किसान मानते थे जो इंडिगो की खेती करते थे चंपारण, बिहार के जो चंपारण एरिया में। लेकिन चंपारण का ये मूवमेंट नॉन वायलेंट सत्याग्रह की तरह नहीं रह सका, मतलब इसके अंदर थोड़ा बहुत वायलेंस आ गया था। गांधी जी का सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था गुजरात के खेरा डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ के किसान इकट्ठे हुए थे, उनका ये डिमांड था कि वहाँ का जो टैक्स है उसे कम किया जाए। किसानों के ऊपर जो टैक्स सिस्टम सरकार लगा रही है वो टैक्स का रेट कम करने के लिए उन लोगों ने डिमांड की थी। इस डिमांड का नतीजा क्या हुआ था, टैक्स में थोड़ी बहुत कमी की गई थी और ये खेरा का मूवमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा बहुत ही उनके टैक्स को कम करके सरकार ने इन्हें बहला दिया था। तब गांधी जी अहमदाबाद के कुछ मिल ओनर्स के साथ और कुछ लेबरर्स के साथ मिलकर एक कॉन्फ्लिक्ट करते हैं और वो भूखे प्यासे बैठ जाते हैं धरने पर, यानी सत्याग्रह मूवमेंट करते हैं। और उनकी डिमांड थी कि इन लेबरर्स, जो मिल में जो काम करने वाले ये जो लेबरर्स हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। यहाँ भी सरकार उन्हें थोड़ा सा हाइक देती है पेमेंट में, यानी उनकी पेमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है उन लेबरर्स की, और पूरी डिमांड को सरकार नहीं मानती है।
इस तरह से हम देखते हैं कि 1919 की शुरुआत में गांधी जी का जो रोल था नेशनल पॉलिटिक्स में वो बहुत ज़्यादा साफ सुथरा नहीं दिख रहा था उनका कोई रोल ज़्यादा। लेकिन जब सरकार ने रॉलेट एक्ट लाया था इंडिया में, उसके खिलाफ गांधी जी ने पूरे इंडिया को मिलाकर एक मूवमेंट करने का प्लान किया था। फ्रॉम नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन टू क्विट इंडिया मूवमेंट, द चेंज इन गांधीयन एजुटेशन। आफ्टर रॉलेट सत्याग्रह, Gandhi gave leadership to three movements, namely non-violent non-cooperation movement, civil disobedience, and Quit India. Before the non-cooperation movement, Gandhi had joined the Khilafat movement. Gandhi wanted to use the latter to unify Hindus and Muslims against the British. The non-violent non-cooperation movement started in January 1921. At the onset, students left schools and colleges to participate in the movement. Many lawyers resigned from court, as did the middle class from government jobs. Initiative taken to set up national schools. Gradually the movement became violent. Besides boycott of British goods, these also occurred public burning of foreign clothes. Gandhi was forced to halt the movement. रॉलेट सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने 3 मूवमेंट्स चलाए थे, जिनके नाम थे नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पहले गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट में हिस्सा लिया था। गांधी जी चाहते थे कि वो हिंदू और मुस्लिम को ब्रिटिशर्स के खिलाफ एकजुट कर सकें। गांधी जी इंडिया के हिंदू मुस्लिम्स को ब्रिटिशर्स के खिलाफ एकजुट करना चाहते थे। नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जनवरी 1921 में शुरू किया गया था और शुरू होते साथ ही जो भी स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने अपने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दी और वो सभी इस मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए चले गए। बहुत सारे जो कोर्ट में काम करने वाले जो लॉयर्स थे उन्होंने कोर्ट से इस्तीफ़ा दे दिया और ऐसा ही जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे उन लोगों ने भी अपने जॉब से इस्तीफ़ा दे दिया। नेशनल स्कूल्स बनाए गए और धीरे धीरे ये मूवमेंट वायलेंट होने लगा। इस मूवमेंट में इन लोगों ने ब्रिटिश सामान को नहीं यूज़ करेंगे यानी बॉयकॉट करेंगे और देसी सामान को यूज़ करेंगे और इसके साथ ब्रिटिशर्स के जो भी कपड़े थे उनको जलाना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से गांधी जी ने कहा कि वायलेंस आ रहा है मूवमेंट के अंदर, तो उन्होंने मूवमेंट को रोक दिया। ड्यू टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द अमाउंट ऑफ क्लॉथ इंपोर्टेड टू इंडिया हैड डिक्रीज्ड। Although workers and peasants had joined the movement, the educated middle class urban people did not largely participate. The popularity of indigenous clothes and national schools was on the wane. The non-cooperation movement did not spread all over India. The movement varied according to the region. However, many people who had not participated in Congress directed agitation previously joined the movement. Students and women too participated widely. For several years after this non-violent movement, no mass movements could be organized. Gandhi himself went to jail several times. On his release, he threw his efforts into training ideal satyagrahi workers. Congress was going through a series of arguments within itself. A new group called Swarajists emerged within the Congress. Non-cooperation movement की वजह से जो कपड़े फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में मंगवाए जाते थे उनकी संख्या में कमी आ गई, यानी बाहर से ये लोगों ने अब इंडियन पीपल ने अब कपड़े मंगवाना कम कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो लोग अब नेशनल चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करना चाहते थे, यानी देश की बनी हुई चीज़ें, देश की बनी हुए कपड़े, एजुकेशन, इन सभी चीज़ों के ऊपर अब जोर दिया जा रहा था। हालांकि किसान और जो काम करने वाले वर्कर्स थे फैक्ट्रीज और दूसरी जगहों पर, उन लोगों ने इस मूवमेंट में भाग लिया था, लेकिन जो मिडिल क्लास के जो अर्बन पीपल थे, यानी जो शहरी लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे मिडिल क्लास के, उन लोगों ने उतना ज़्यादा इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिया में पूरी तरह से फैल नहीं पाई थी। ये अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह से थी, जैसे कि कहीं पे इसका असर कम देखने को मिला और कहीं पे ज़्यादा देखने को मिला। हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग जो कि कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, उन लोगों ने भी इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जैसे कि स्टूडेंट्स और औरतें इस मूवमेंट का हिस्सा बनी थी।
इस नॉन वायलेंट मूवमेंट के बाद कोई दूसरा मूवमेंट इतना बड़ा मास को, इतनी भीड़ को नहीं जमा कर पाया था। गांधी खुद कई बार जेल गए थे और उनके छूटने पर उन्होंने सत्याग्रही वर्कर्स के ऊपर काम किया, उनको ट्रेनिंग दी। कांग्रेस के अंदर खुद ही आपस में बहुत सारे मतभेद हो रहे थे और एक नया ग्रुप बन गया था कांग्रेस के अंदर जिसका नाम था स्वराजिस्ट, यानी इन लोगों को स्वराज चाहिए था। स्वराज यानी खुद का राज, खुद का देश। ये लोग इंडिया को पूरी तरह से अंग्रेज़ों से आज़ाद करना चाहते थे। In 1927, the colonial government formed a commission to inquire into the constitutional rights of the Indians. The commission, headed by Sir John Simon, had no Indian members. All political organizations in India opposed the Simon Commission. Mass movements were organized against the Simon Commission. Hartals were held all over the country and the cry "Go back Simon" was raised along with display of black flags. 1927 में इंडियन पीपल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की देखभाल के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया था और इस कमीशन के हेड थे सर जॉन साइमन, और उस कमीशन में किसी भी इंडियन मेंबर को रखा ही नहीं गया था। तो सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया के थे उन्होंने साइमन कमीशन को नहीं माना, उन लोगों ने उसका विरोध किया और इसके खिलाफ में मास मूवमेंट्स किए गए जिसमें कि हड़तालें की गई और लोगों ने चिल्ला कर कहा "गो बैक साइमन", यानी साइमन चले जाओ, जहाँ से आए हो चले जाओ वहीं, और उन्हें काले झंडे दिखाए गए। द एंटी साइमन कमीशन एजिटेशंस led the Congress headed by Gandhi to announce the goal of achieving Purna Swaraj in 1929 AD. With Gandhi in front, a call was given for civil disobedience. Gandhi broke the salt law by his Dandi expedition in Gujarat on 6th April 1930. Gandhi denied the colonial rule by symbolically picking up a handful of salt from the seashore at Dandi on the western coast. साइमन कमीशन के अगेंस्ट में जो गांधी जी के अंडर में जो कांग्रेस के अंदर से एजिटेशन किए जा रहे थे उसमें उन लोगों ने ये डिमांड करना शुरू कर दिया था अब 1929 से कि अब उन्हें पूरा स्वराज चाहिए, यानी अब वो इंडिया की आज़ादी चाहते हैं। अब वो ब्रिटिश सरकार के अंडर में नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि अब वो इंडिया को पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार से आज़ाद करना चाहते हैं। अब यहाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाता है। गांधी जी नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक के ऊपर जो सरकार ने कोई कानून बनाया था उसको तोड़ने के लिए वो एक दांडी यात्रा करते हैं। वो 6 अप्रैल 1930 को वो गुजरात जाते हैं और गांधी जी ने ऐसा सिंबॉलिक रूप से दिखाया कि वो अब अंग्रेज़ सरकार के नियम को नहीं मानना चाहते हैं और वो इसको दिखाने के लिए वो दांडी के जो नदी समुंदर के किनारे जाकर अपने हाथों से नमक उठाते हैं। मतलब सरकार ने ऐसा कुछ नियम बनाया था कि जिसमें अब इंडियन पीपल नमक नहीं बना पाते और जो टैक्स भी देना था उनको नमक पे वो ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था। तो उस नियम को तोड़ने के लिए उसके खिलाफ में जाकर गांधी जी ने ये दांडी मार्च किया था। The influence of the civil disobedience movement spread all over the country. Common people joined hartals and agitations. Besides tax refusal to the government, foreign goods were boycotted. The government, having been denied revenue, confiscated the peasants' land. Women had joined the civil disobedience movement in large numbers. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरी इंडिया में धीरे धीरे फैल जाती है। कॉमन पीपल भी हिस्सा लेते हैं और वो हड़ताल करते हैं और एजिटेशंस का हिस्सा बनते हैं। ये लोग अब सरकार को टैक्स देने के खिलाफ थे और फॉरेन गुड्स को भी यूज़ करने के खिलाफ थे और ये लोग चाहते थे कि फॉरेन गुड्स का ये लोग बॉयकॉट करें, उसका इस्तेमाल बंद कर दें। और भारी संख्या में औरतों ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया था। The British government took standard repressive measures against civil disobedience movement.
Congress was banned as a political organization. The nationalist newspapers were brought under strict laws. The government called a meeting in 1930. The intention was to discuss Simon Commission's report. The Congress boycotted the meeting. A second attempt was made for a meeting. The government convinced the Congress to have Gandhi too in the meeting. A pact was signed separately between Lord Irwin and Gandhi. सिविल डिसोबीडियंस के खिलाफ सरकार ने एक बहुत ही ज़्यादा रिप्रेसिव मेजर लिया था, बहुत ही ज़्यादा उसको दबाने की कोशिश की थी। कांग्रेस को बैन कर दिया गया था एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, मतलब कि अब कांग्रेस कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसको सरकार ने मानने से मना कर दिया था। जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स थे उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम कानून लगा दिए गए थे, जिससे कि वो लोगों के अंदर ये जो देशभक्ति की भावना है उसको पैदा ना कर सके। गवर्नमेंट ने 1930 को एक मीटिंग बुलाई और गवर्नमेंट की इस 1930 की मीटिंग का यही उद्देश्य था कि वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन करना चाहती थी। कांग्रेस ने इस मीटिंग को बॉयकॉट किया, मतलब वो इस मीटिंग में नहीं गई। एक दूसरा अटेम्प्ट किया गया इस मीटिंग को करने का गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ने जो अंग्रेज़ों की जो सरकार थी, जो उस टाइम में जो इंडिया पर रूल कर रही थी, उसने कांग्रेस को बहुत ज़्यादा कन्विंस किया कि वो गांधी जी के साथ इस मीटिंग को अटेंड करें। इस मीटिंग में क्या हुआ, एक पैक्ट साइन की गई जिसे कि लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में किया गया था। सिविल डिसोबीडियंस अगेन स्टार्टेड फ्रॉम 1932. Boycott of British goods, refusal to pay tax was joined with agitation. Between 1932 to 33, more than a lakh of people went to jail. The second phase of the movement, however, was not so successful. In May 1934, civil disobedience was unconditionally withdrawn. Certain new characteristics defined the civil disobedience movement. Compared to the non-cooperation movement, Hindu-Muslim unity was not so apparent in 1930 as during the non-cooperation movement of 1921. The educated middle class had kept away from civil disobedience movement. The workers too participated less in 1930. Peasants and merchants had joined the civil disobedience movement in large numbers. The Congress was enthusiastic about the struggle for constitutional rights. In this respect, the Congress was shifting from the Gandhian ideal of Swaraj. 1932 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से चालू हो जाता है, जिसमें कि ये लोग फिर से ब्रिटिश गुड कर बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं और ये लोग टैक्स पे करने से मना कर देते हैं। 1932 से 33 के बीच में बहुत सारे लोग जेल जाते हैं। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ये जो सेकंड फेज़ है ये उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन मई 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया जाता है, यानी ख़त्म कर दिया जाता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जगह कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ नए नए गुण थे इसमें, जैसे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी। 1930 के जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चलाए गए थे उसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी उतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिली थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमें देखने को मिली। जो मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग थे वो लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से दूर रहना पसंद करते थे, और जो वर्कर्स थे उन्होंने भी ज़्यादा 1930 वाले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया था, जबकि 1932 के मूवमेंट में इसके ऑपोजिट था। इसमें किसानों और व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कांग्रेस इस समय बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेकर। इस तरह से हमने देखा कि गांधी जी के स्वराज की जो सोच थी, स्वराज का जो आइडियल था, उस आइडियल में थोड़ा सा शिफ्ट आता है इस 1932 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम।